एक थी विमला। कहानी रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। पहला मकान यानी विमला का घर। इस घर की ओर हर नौजवान की आंखें उठती हैं। घर के अंदर चार दीवारी है और उसके बाद है पटरी, फिर सड़क है जिसे रोहतक रोड के नाम से जाना जाता है। अगर दिल्ली बस सर्विस की भाषा में कहें तो इसका नाम है रूट नंबर 27 नंबर की बस यहीं से गुजरती है और विमला के घर के ठीक सामने तो नहीं, बाईं ओर कुछ हटकर बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर बहुत चहल पहल रहती है। वहाँ खड़े होने वाले लोग और नौजवान उस सामने वाले घर को आसानी से देख सकते हैं। ये मकान विमला का है, यानी विमला इसमें रहती है। वैसे 12 खंबे पर उसके बाप दीवानचंद के नाम की तख्ती लटक रही है। विमला की तरफ सभी की आंखें हैं, खासतौर से उन नौजवानों और युवक दुकानदारों की जो वहीं आसपास रहते हैं। विमला गर्ल्स पब्लिक कॉलेज में पढ़ने जाती है। देखने में सुंदर है और उसकी उम्र यही करीब 20 साल की है। जब वह घर के पास बस स्टॉप पर उतरती है तो उसके साथ नौजवानों का एक हुजूम भी उतरता है, पर वह किसी की परवाह नहीं करती और सीधी अपने घर में चली जाती है। उसके वापस आने का वक्त करीब 2 बजे होता है। उस वक्त बस स्टॉप के पास सामने की दुकानों के नौजवान मालिक भी जमा हो जाते हैं। सब आंखें विमला को देखती हैं, उसका पीछा करती हैं, पर वह अपने में मग्न सड़क पार कर जाती है। लोगों का कहना है कि उसने कभी नजर उठाकर किसी को नहीं देखा। एक दिन बस से उतरते हुए उसकी साड़ी चप्पल में उलझ गई थी और झटके से सब किताबें और कॉपियां बिखर गई थी। इंतजार में खड़े नौजवानों ने फौरन एक एक किताब उठाकर उसके हाथों में थमा दी थी और उसकी नजरों से कुछ पाने की तमन्ना की थी। खासतौर से एक नौजवान ने बड़ी सज्जनता से आगे बढ़कर पूछा था, आपके चोट तो नहीं आई? जी नहीं, विमला ने बहुत शालीनता से कहा था और अपनी किताबें लेकर चली गई थी। दूसरे दिन वही नौजवान खासतौर से विमला के सामने पढ़ने के लिए 1 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा था। आखिर एक बस से विमला उतरी। पहचान को और गहरा बनाने के लिए उस नौजवान ने बढ़कर उससे बात करनी चाही, पर विमला चुपचाप सकुचाती सड़क पार कर गई। बहुत दिनों से यही हो रहा है, पर विमला है कि उसमें जैसे कोई ज्वार ही नहीं उठता। अगर उठता भी है तो वह बहुत शालीनता और सफाई से उसे दबा जाती है। किसी ने भी उसे अनजान आदमियों के साथ आते हुए नहीं देखा, बात करते नहीं देखा। विमला का बाप बहुत पैसे वाला भी नहीं, वे किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है और अपने घर का भार उठाए उम्र काटता जा रहा है। हाँ, विमला को ये एहसास हर वक्त रहता है कि उसका बाप है और वह बहुत समझदार व मेहनती आदमी है। अपने बाप के संघर्ष को वो जानती है। घर की खस्ता हालत भी उससे छिपी नहीं है, पर वह ये भी जानती है कि बाप के रहते उसे कोई दुख नहीं हो सकता। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह कहीं नौकरी करेगी, छोटे भाइयों को पढ़ाएगी और अगर कोई अच्छा सा नौजवान मिल गया तो बाद में उससे शादी कर लेगी। इससे पहले मकान के आसपास रहने वाले सभी लोगों की ये पक्की राय है कि विमला एक निहायत और सुसंस्कृत लड़की है। उनकी जबानों पर सिर्फ उसकी तारीफ है। विमला के बाप दीवानचंद का कहना है कि वे सिर्फ विमला की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उसने बीए पास किया वे किसी बहुत अच्छे नौजवान से उसकी शादी कर देंगे। अगर विमला कहीं खुद शादी करना चाहती है तो भी उन्हें कोई इनकार न होगा। शर्त एक ही है कि लड़का अच्छे घराने का और अच्छी नौकरी या कारोबार में लगा हुआ होना चाहिए। विमला के घर की तरह शायद हजारों घर हैं और उसकी तरह की लाखों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुंदर, सुशील और समझदार। हर लड़की पढ़ रही है और अपने घर के खस्ता हाल से परिचित है। अपने बाप भाइयों के संघर्ष की जानकारी उसे है। हर लड़की अपने घर को और अच्छा बनाना चाहती है। हर लड़की ये भी चाहती है कि कोई उसकी तरफ उंगली न उठा सके। सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचें, उसकी खूबसूरती को सराहें और गुणों की प्रशंसा करें। वह अपने घर की इज्जत का जीता जागता नमूना बने और बाप भाइयों की नाक उसकी वजह से ऊंची रहे। शादी के बाद जब जानने वालों को ये संतोष हो कि उसका पति बहुत इज्जतदार, ओहदेदार और शानदार आदमी है और वह शादी के बाद भी अपने भाई बहनों की प्यारी बनी रहे, उनकी मदद कर सके और घर में गौरव प्राप्त करे। पहले मकान में रहने वाली विमला भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी वह सब उसके सामने पूरा भी होता जा रहा था। उम्मीद भी यही है कि उसके सब सपने साकार हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ वह चाहती है वह पा लेना बहुत मुश्किल भी नहीं है। और उस पहले मकान यानी विमला के घर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी
इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची हैं। इसलिए ये बात यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे सबको विमला जैसी सुशील और समझदार लड़की मिले और किसी की नाक नीची ना हो, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। दूसरा मकान यानी कुंती का घर। विमला के घर से ये मकान काफी दूरी पर है। यूं देखने पर विमला और कुंती का कोई संबंध भी नहीं है, पर न जाने क्यों उसमें विमला की झलक सी दिखाई पड़ती है। विमला कुंती को नहीं जानती और न कुंती उसे। ये भी जरूरी नहीं है कि जो लोग विमला को जानते हैं वे कुंती को जानते ही हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंती को कतई नहीं जानते। इत्तेफाक की बात यह है कि कुंती का मकान भी इसी सड़क पर है। मकान क्या, एक कमरा कह लीजिए। कई साल पहले मकान के मालिक का हाथ तंग होता गया और मकान के कमरे किराए पर चढ़ते गए। उनके मकान के फाटक पर भी पहले उनके नाम की तख्ती रहती थी, पर फिर उस पर बाकी किराएदारों के नामों की तख्तियां लटक गई और मकान में हिस्सेदारी के अनुपात का सम्मान करते हुए फाटक पर औरों का हक हो गया। मनोहर लाल की तख्ती वहां से उठकर कमरे की दीवार पर चली गई। जिस वक्त वह तख्ती कमरे की दीवारों पर पहुंची, उस वक्त मनोहर लाल की हालत बहुत खस्ता थी। नौकरी करने के बावजूद खर्चे का पूरा नहीं पड़ता था। खर्चा भी सिर पर चढ़ता जा रहा था। कुंती से बड़ा एक लड़का था तो जरूर, पर वह शादी के बाद अलग हो गया था। उसने सभी संबंध तोड़ लिए थे। घर से उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था। अब घर के 5 बच्चों में सबसे बड़ी कुंती ही है। एक छोटी बहन और 3 भाई और हैं। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मनोहर लाल की मौत हो गई। उस वक्त कुंती इंटर में पढ़ रही थी। मनोहर लाल के मरने के बाद घर की देखभाल और खर्चे का पूरा भार कुंती पर ही आ गया। दीवार पर लगी हुई तख्ती उतारकर अपनी पुरानी चीजों वाले बक्से में आदर से रख दी गई थी, क्योंकि जब जब कुंती बाहर से आती थी वह तख्ती देखकर उसकी आंखें भर आती थी। मरने से पहले मनोहर लाल को यही संतोष था कि कुंती जैसी सुशील समझदार लड़की कम से कम इस जमाने में मिलना बहुत मुश्किल थी। वे यही सोचते थे कि कुंती के बीए पास करते ही उसकी शादी किसी बहुत अच्छे नौजवान से कर देंगे। ऐसे नौजवान से जिसका खानदान भी ऊंचा हो और जो खुद ऊंची जगह पर हो। अगर कुंती चाहेगी तो वे उसकी पसंद के लड़के के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुंती की खुशी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने न जाने क्या क्या सोचा होगा और कुंती ने क्या क्या मन में तय किया होगा। जहां से हम उसे जानते हैं वहां से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वह इस वक्त एक नर्सरी स्कूल में मास्टरनी है, जहां से उसे 100 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, जिससे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी नहीं निकलता। नर्सरी स्कूल से लौटने पर वह किसी जगह ट्यूशन के लिए भी जाती है। वह संघर्षों के बीच से गुजर रही है और अपने घर की इज्जत को बचाए रखने का भरसक प्रयास कर रही है। जैसे जैसे वह सारा सामान मुहैया करती है, चींटी की तरह हर वक्त चुपचाप काम और प्रयास में लगी रहती है। उसी के घर के पास एक सराफे की दुकान है और खराद का काम करने वाले सरदार का कारखाना। असल में वह खराद का कारखाना भी उसी सराफे का है। उसमें काम करने वाला सरदार उसका नौकर है। उस कारखाने में तमाम पुरानी चीजें भरी हुई हैं। अंट शंट तरीके से बोरे भरे हुए हैं जिनमें पुराना सामान है। सराफे की ये दुकान गरीबों को बहुत सहारा देती है। पिछले 5 बरस से कुंती अपनी परिस्थितियों से लड़ती आ रही है, लेकिन कैसे ये शायद किसी को नहीं मालूम। बलवंत राय सराफ की दुकान में शीशे की अलमारियां हैं जिनमें चांदी कांसे का जीवर सजा हुआ है। एक सेफ दीवार में गड़ी हुई है जिसमें उनके कहने के मुताबिक सोने का सामान और कीमती पत्थर मोती वगैरह बंद हैं। बलवंत राय हैं तो सराफ, पर उनके कितने कारोबार हैं इसका ठीक ठीक पता किसी को नहीं है। पुराना सामान भी खरीदता है और नए का व्यापार भी करता है। वह नए से नए फैशन के कपड़े पहनता है, पर पेट ज्यादा निकला होने के कारण हर कपड़ा उसके ऊपर बहुत बेडोल लगता है। वह लोगों की मुसीबत परेशानी में काम आता है। इस दूसरे मकान यानी कुंती के घर से बस स्टॉप जरा दूर पर है। वहां से वह पैदल घर तक आती है। कुंती की उम्र भी करीब 20-22 साल है और देखने में वह भी बहुत सुंदर और सुडौल है। बलवंत राय की दुकान और खराद के कारखाने के सामने से वह रोज गुजरती है। बलवंत राय उसे रोज देखता है, बल्कि वह इसलिए खाना खाने देर से जाता है कि जरा एक नजर कुंती को देख ले। लेकिन थोड़ी सी जान पहचान के बावजूद कुंती न तो उधर देखती ही है न उसका ख्याल ही करती है। बलवंत राय और कुंती की जान पहचान सिर्फ एक दुकानदार और ग्राहक की जान पहचान की तरह है। एक बार
जब उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी थी तो वह माँ के सोने की माला बेचने के लिए दबे पांव उसकी दुकान तक पहुंची थी। बलवंत राय ने एक कुशल दुकानदार के अतिरिक्त सज्जनता और नम्रता की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत उसने नहीं समझी थी। माला खरीद लेने के बाद बलवंत राय उस एक दिन की जान पहचान को और गहरा बनाने के लिए हर तरह की कोशिशों में लगा हुआ था। कुंती के लौटने के समय वह उंगलियों में कीमती मोतियों की 4 अंगूठियां पहनकर दुकान के बाहर पटड़ी पर खड़ा होता था। कुंती हमेशा उसी पटरी से सिर झुकाए गुजर जाती थी। कुछ ही दिन बाद कुंती फिर शाम के धुंधलके में उसकी दुकान पर आई थी और माँ की पुरानी कीमती साड़ी की सोने के काम वाली किनारी और पल्लू के फटे हुए टुकड़े बेच गई थी। जान पहचान फिर भी वहीं रुकी हुई थी। बलवंत राय की दुकान और कारखाने में कुंती के घर की बहुत सी चीजें पहुंच चुकी थी। कुछ पुराने भारी भारी बर्तनों की खराद चढ़ाकर और नया बनाकर वह बेच भी चुका था। गिल्ट और पीतल के गुलदस्ते भी वह खरीद चुका था, पर जो वह चाहता था वह नहीं हुआ था। कुंती से उसने हर बार बातें की थी, पर उसकी बातों में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था कि बलवंत राय कोई मतलब निकाल सकता। कुंती से घर की तमाम पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीजें खरीदने के बाद भी दूरी उतनी ही बनी हुई थी। वह हर बार कोई न कोई शिष्ट मजाक करता और चाहता कि कुंती कम से कम एक बार मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब तो दे दे, पर कुंती विमला की ही तरह कभी मुस्कुराई नहीं। उसने हमेशा सीधी सीधी बातें की, चीज दी और कम ज्यादा जो भी पैसा मिला लेकर चली गई। बलवंत राय ने हमेशा यही जाहिर किया कि वह न सिर्फ कीमत से ज्यादा पैसा ही देता है, बल्कि उन चीजों को भी खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं है, जैसे चश्मे का पीतल का पुराना फ्रेम, पूजा के छोटे छोटे बर्तन और पुरानी टूटी हुई पतीलियां। कुंती भी मन ही मन उसकी बहुत कृतज्ञ थी, लेकिन मुस्कुराकर बात करने का सवाल कभी नहीं उठा था, क्योंकि जिंदगी के भार होते जाने के बावजूद तब तक वह गाड़ी खींच रही थी। कुछ ऐसी आशाएं बाकी थी जिन्हें वह संजो कर रखना चाहती थी, और कुछ ऐसे सपने भी शेष थे जिनके साकार होने की उम्मीद उसे थी। अभी खुशियों के कुछ एहसास बाकी थे जो उसे मुस्कुराने नहीं देते थे। वह अपनी मुस्कुराहटों को बचाकर रखना चाहती थी। उसके छोटे छोटे भाई बड़े होंगे और घर का नक्शा बदलेगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब उसकी मुस्कुराहट होठों पर आ गई। वह दिन बेहद खुशनुमा था। बरसात का मौसम था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। भीगी भीगी हवा चल रही थी। दूर से आती हवाओं के साथ मेहंदी के फूलों की महक आ रही थी। रह रहकर बूंदाबांदी हो जाती थी। पेड़ धुल कर नए हो गए थे। सड़कें साफ हो गई थी। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। सूरज डूब चुका था, पर दिन अभी कुछ कुछ बाकी था। कुंती के घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। माँ को 2 दिन पहले बेहोशी का दौरा पड़ा था। घर में इलाज कराने के लिए पाई नहीं थी, इसलिए वह जनाने अस्पताल में पड़ी हुई थी। उसे देखने जाने और तीमारदारी में सब पैसे खत्म हो चुके थे। तीनों भाई और अकेली बहन समझदार और नेक बच्चों की तरह चुपचाप अधपेट खाए बैठे हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कुंती एक तरफ बैठी हुई बारी बारी से सब चीजों पर निगाह डाल रही थी, लेकिन अब घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो बेचा जा सके या बिक सके। तस्वीरों के लकड़ी के फ्रेम बिक नहीं सकते, तवा और आखिरी पतीली बेची नहीं जा सकती, और 2-2, 4-4 आने में 2-3 चीजें बिक भी जाएं तो कुछ भी हासिल नहीं होता था। मौसम बहुत सुहावना था। हर तरफ से जैसे खुशियां फूट पड़ी थी। पेड़ों पर अजीब सी ताजगी छाई हुई थी, और ऐसे खुशनुमा वक्त में कुंती की आंखें रह रहकर भर आती थी। दिल में अजीब सी हूक उठती। भाई बहनों के मासूम चेहरों की तरफ जब वह देखती थी तो मन बैठने लगता था और आंसू नहीं थमते थे। आखिर वह कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर पशोपेश में रही, फिर भीतर जाकर उसने कपड़े बदले, अपने बाल ठीक किए और छोटी बहन को समझाकर कि वह अभी आ रही है, वह बाहर निकल आई। उसकी चाल में कोई संकोच नहीं था। मन अजीब सी मजबूरी की अनुभूति और हिचक से भरा हुआ था, और वह हमेशा की तरह फिर बलवंत राय की दुकान पर खड़ी थी। शाम गहरी हो गई थी। आज वह दिन आ गया था जब उसका मन बहुत भारी था और दुखों के बोझ से हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर उतर आई थी। बलवंत राय ने वह मुस्कुराहट देखी तो सहसा विश्वास नहीं कर पाया। हकलाते हुए बोला, आइए आइए, वहां क्यों रुक गई? कुंती भीतर चली गई। एक आध ग्राहक और बैठे हुए थे। कुंती हमेशा की तरह बेंच पर बैठ गई।
बलवंत राय ने ग्राहकों को जल्दी से निपटाकर विदा किया और कुंती को देखा तो उसे सिर्फ वह मुस्कुराहट ही नजर आई। इतने दिनों का परिचय सहज सम्मान का रूप ले चुका था। बलवंत राय ने धीरे से कहा, कहिए क्या सेवा करूं? बहुत सकुचाते और हिचकते हुए कुंती ने मुस्कुराने की फिर कोशिश की। उसके होठों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई और वह नीचे निगाह करके बोली, आज असल में हमें 20 रुपए की सख्त जरूरत थी। चीज तो कोई ला नहीं पाई। वह बात ये थी कि बलवंत राय ने और कुछ जानना जरूरी भी नहीं समझा। कुंती के घर की हालत का पता उसे था और उसके मन में मदद करने की बात भी थी। उसने फौरन 20 रुपए आगे बढ़ा दिए तो बहुत संकोच से लेते हुए कुंती ने कहा, पहली तारीख को दे जाऊंगी। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, बलवंत ने कहा तो वह जैसे उबर आई थी। मन का बोझ भी कुछ हल्का सा लग रहा था। वह हमेशा की तरह ही चुपचाप बाहर निकल आई, पर आज उसने आगे बढ़ने से पहले बलवंत राय के चेहरे पर कुछ भाव पड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वह हमेशा की तरह ही शालीनता से मुस्कुरा रहा था। कुंती भी धीरे से मुस्कुराई और हमेशा की तरह ही चुपचाप पटरी पर चल दी। कुंती के घर की तरह शायद हजारों घर हैं और उसकी तरह की लाखों लड़कियां हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना चाहती हैं और अपने घर की खुशियां वापस लाना चाहती हैं। पर लड़की किसी बहुत खूबसूरत दिन के लिए अपनी सब मुस्कुराहटें संजोकर रखना चाहती है। दूसरे मकान में रहने वाली कुंती भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी उसके मिलने का विश्वास उसे शायद अभी तक है, आज शाम तक था। और उस मकान यानी कुंती के घर की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक कहानी यहीं तक पहुंची है, इसलिए ये बात भी यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे ऐसा खुशनुमा दिन कभी ना आए और किसी को मुस्कुराना ना पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। तीसरा मकान यानी लज्जा का घर। लज्जा का घर ठीक उस चौराहे पर है जहां से बाग के लिए रास्ता कटता है। उसे घर नहीं फ्लैट कहा जाता है। विमला या कुंती से लज्जावती का कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक संबंध सा दिखाई पड़ता है। उन दोनों को ये भी नहीं पता कि जहां से बाग के लिए रास्ता कटता है वहां कोई ऐसा शानदार फ्लैट भी है और वहां लज्जा नाम की कोई लड़की रहती है। लज्जा भी कुंती और विमला की तरह खूबसूरत है, लेकिन उसके रहन सहन ने उसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना रखा है। उसके घर में रहने वाले और लोगों के कपड़ों, जूतों और बालों में चमक तो है, पर चेहरों पर धन की ललाई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के दिन फिर गए हैं और ये एकाएक मालदार हो गए हैं। लज्जा को जब भी लोगों ने देखा है मुस्कुराते हुए ही देखा है। अपनी कोई कार उसके पास नहीं है, पर वह हमेशा या तो किसी कार से जाती है या टैक्सी से। ठीक तो मालूम नहीं, पर सुना यही है कि वह किसी बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट है। कभी कभी होटल का सामान लाने ले जाने वाला वैगन भी उसे काफी रात गए घर छोड़ जाता है। लज्जा को ये संतोष है कि आखिर उसने संघर्ष में हार नहीं मानी और उन दिनों को उसने जीत लिया जो बहुत ही दुखदायी और कष्टप्रद रहे हैं। किसी तरह वह परेशानियों के उस जंजाल से उबर आई है जो आए दिन उसे घेरे रहती थी। अपने पिछले 4-5 वर्षों के जीवन पर जब वह निगाह डालती है तो उसे लगता है जैसे वह एक भयंकर जंगल से बाहर आ गई है और अब तमाम रास्ते सामने खुले पड़े हैं। लोग उसे बहुत शक की निगाहों से देखते हैं। उसके फ्लैट के नीचे रहने वाला ब्रोकर बड़े मजे ले लेकर उसकी कहानियां सुनाता है। एक रात तो ये लड़की 2 बजे आई, बड़ी आलीशान गाड़ी थी और यही भाईजान सीढ़ियों वाली जगह में उस आदमी ने इसे प्यार किया और गाड़ी लेकर चला गया। यह यहीं बाहर खड़ी बहुत देर तक जाती हुई गाड़ी को देखती रही, फिर लड़खड़ाती हुई ऊपर चली गई। बहुत देर तक इसने घंटी बजाई, तब दरवाजा खुला और रास्ते में ही इस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत डांट लगाई घर वालों को कि घंटे घंटे भर घंटी बजानी पड़ती है। घर में सभी लोग थे पर किसी ने चूं तक नहीं की। कितनी तनख्वाह मिलती होगी इसे? एक ने ब्रोकर से पूछा था तो उसने रस लेते हुए कहा था, अरे उसे पैसे की क्या कमी, कार से नीचे तो पैर नहीं रखती, बड़ी लंबी लंबी दोस्तियां हैं उसकी। लज्जा को लेकर सब लोग बातें करते हैं और अजीबोगरीब किस्से सुनाते हैं, बेहद मजेदार और गंदे किस्से। पर लज्जा इन सब से बेफिक्र है, न वह परवाह करती है। उसके रहन सहन का ऐसा सिक्का सब पर जमा हुआ है कि उसके आने जाने के वक्त वे निगाहें लपेट जाते हैं।
लज्जा के होठों की मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू है, वह जादू जिसका एहसास अभी विमला को अपनी जिंदगी में नहीं हुआ है। लज्जा के शरीर में मोहक कमनीयता है और चाल में एक बनावटी खम है। हर रोज वह बालों का स्टाइल बदलती है और अंदाज में भी बदलाव नजर आता है। लगता है वह बहुत तेजी से किसी रास्ते पर बढ़ती चली जा रही है। वह रास्ता खुला हुआ है। वह इतनी तेज रफ्तार से भागती चली जा रही है कि कोई आवाज उस तक नहीं पहुंचती। वह खुद किसी आवाज को सुनने की स्थिति में नहीं है। पास पड़ोस में रहने वाले अपनी लड़कियों के लिए खास तौर से चिंतित हैं। लज्जा के साथ वाले फ्लैट में तो कोई गृहस्थ ज्यादा दिन तक रुक ही नहीं सका। उनकी बीवियों ने वहां उनका रहना मुहाल कर दिया, इसलिए अब उसमें चिट फंड वाले का दफ्तर खुल गया है, जो दिन भर अपना व्यापार करते हैं और शाम को वहीं से बियर पीकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें भी लज्जा की मुस्कुराने वाली आदत से परेशानी होती है और वे वहीं बैठे बैठे सुबह वाली मुस्कुराहट के बारे में कयास करते रहते हैं। आखिर उनकी बात यहीं टूटती है कि लज्जा कम से कम उनकी पहुंच के बाहर की चीज है। वे लज्जा को चीज ही कहते हैं। लज्जा के घर में सब खुश हैं। उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं। मामूली और खास सभी तरह के आराम उन्हें प्राप्त हैं। लेकिन वे सब लोग चोरों की तरह वहां रहते हैं। उसके घर का कोई आदमी नीचे बाजार से सौदा नहीं खरीदता और न वहां के लोगों से रब्त जब्त ही रखता है। वे सब जैसे अकेले अकेले रहते हैं। खास तौर पर लज्जा की माँ जब कभी बारजे पर दिखाई पड़ती है तो एक आध निगाहें फौरन ये बताने लगती हैं कि यही है उस लड़की की माँ। उन नजरों की भाषा को उसकी माँ पढ़ लेती है और इस बात का संतोष करती है कि वह अब उस मोहल्ले में नहीं जहाँ तमाम रिश्तेदार रहते थे, नहीं तो वे कुड़ कुड़ कर ही जान दे देते। लज्जा अधिकतर 3 आदमियों के साथ दिखाई पड़ती है और एक रात जबकि मौसम बहुत खराब था, आसमान रुंधा रुंधा सा था और धूल भरी आंधी चल रही थी, तो लज्जा दिलीप की कार से उतरी थी। उसका मुंह उतरा हुआ था, आंखों में बड़ा सूनापन सा था, बाल भी बिखरे बिखरे से थे। वे दिलीप को अपने साथ ऊपर ले गई थी और कमरा चारों तरफ से बंद करके उसने वैश्यों की तरह उसे ताकते हुए पूछा, तुम आखिर इनकार क्यों करते हो? क्या नहीं है मुझ में? इतने दिनों में क्या बदल गया है? दिलीप कुछ देर चुप बैठा रहा था। लज्जा ने उसे फिर कुरेदा था तो उसने कहा, मैं जो कह चुका हूं उसे ही दोहरा सकता हूं। लेकिन क्यों? लज्जा अस्त व्यस्त सी हो गई थी और दिलीप के कंधे से उसने अपना सिर टिका दिया था। दिलीप ने एक बार बहुत गहरी नजरों से उसे ताका था, जैसे वह जोर लगाकर अपना निश्चय बदलने की कोशिश कर रहा हो। लज्जा सीधे बैठ गई थी और खामोश निगाहों से अपना उत्तर मांग रही थी। इस बात को उठाना ही बेकार है लज्जा, इस पर बहस नहीं की जा सकती, दिलीप ने बहुत सोचकर कहा था। शादी का सवाल नहीं उठता। कमरे में बड़ी मनहूस खामोशी छा गई थी और कुछ देर बाद दिलीप उठकर चला गया था। लज्जा उसे नीचे छोड़ने नहीं आई थी। लज्जा के फ्लैट की तरह हजारों फ्लैट हैं और उसकी तरह की हजारों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुंदर, कोमल और हर वक्त मुस्कुराने वाली। हर लड़की अपने हाल से परिचित है और अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। हर लड़की यही चाहती है कि ये लोग उसे चाहें, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा हो जो सिर्फ उसे चाह सके, ताकि उसे ये संतोष हो कि वह जिंदगी में हारी बाजी जीत गई ही है। तीसरे मकान में रहने वाली लज्जा भी यही चाहती है और जो वह चाहती है उस ओर जाने वाला रास्ता पहले ही कट चुका है। और उस तीसरे मकान यानी लज्जा के घर की कहानी यहीं खत्म होती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची हैं, इसलिए ये बात भी यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे लज्जा जैसी खूबसूरत और दिल रखने वाली लड़कियों को ऐसे रास्ते पर न जाना पड़े जिससे फिर लौटा न जा सके, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। चौथा मकान यानी सुनीता का घर। लज्जा के घर के पास से बाग की तरफ जो रास्ता कटता है उसी पर थोड़ी दूर आगे सुनीता का घर है। विमला, कुंती या लज्जा में से कोई भी सुनीता को नहीं जानती। सुनीता भी उन्हें नहीं जानती। जानने का कोई सवाल भी नहीं उठता। यहाँ इतने लोग रहते हैं, हर कोई भी किसी को नहीं जानता। किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। पर सुनीता को देखने से न जाने क्यों विमला की धुंधली सी आकृति सामने आकर खो जाती है। सुनीता अपनी एक नौकरानी के साथ उस घर में रहती है। पहले तो उसे मकान मिलने में ही बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि किसी आदमी के न होने के कारण मकान मिल ही नहीं रहा था। बमुश्किल तमाम उसे ये घर मिला है और वह बहुत घुटी घुटी उजड़ी उजड़ी सी रहती है। उम्र उसकी ज्यादा नहीं, यही विमला से थोड़ी बड़ी या शायद लज्जा की उम्र की होगी, पर जैसे अकेलेपन के घेरे ने उसे बिल्कुल बदल दिया है।
पहले वह किसी अच्छी नौकरी पर थी, पर अब उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली है और एक नर्सिंग होम में काम करती है। वह नर्सिंग होम यहाँ से बहुत दूर नहीं है। एक तो नर्स का पेशा, ऊपर से चारों तरफ मरा हुआ वीरानापन। अंगुली की अंगूठी तक उतार कर रख देनी पड़ी है, और वह अंगूठी जो वह पहनना चाहती थी वह तो अभी उंगली में आने का सवाल ही नहीं उठा। आधी जिंदगी तक आते आते जैसे सब रिक्त हो गया है। उसे उन सब की याद है जो कभी उसके साथ थे। अब उनकी धरोहर के रूप में सिर्फ वे तस्वीरें हैं जो सुनीता ने अपने एल्बम में लगा रखी हैं। उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं जिसे वह फ्रेम में लगाकर रेडियो के ऊपर रखे, कुर्सी में आराम से बैठकर रेडियो सुने और उस तस्वीर से बात करे, क्योंकि सभी तस्वीरें एक ही आवाज में बोलती हैं और तब तो वे आवाजें भी बहुत पीछे छूट गई हैं। वह बाजार से एक दिन एक खूबसूरत सी जापानी गुड़िया खरीद लाई थी, वही उसने रेडियो पर रख ली है। जब अकेलापन बहुत सताता है तो वह उसे ताकती रहती है। वह यहाँ न आ पाती तो शायद उसका भी मुस्कुराना मुश्किल हो जाता। पिछली जिंदगी अधमरे सांप की तरह पलटे खाती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी का पूरा अरसा कोई एक जगह गुजार ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अपनी ही जिंदगी से कट कर रहा जा सके। पर हर जगह कुछ ही दिनों में बदबू देने लगती है और रहना मुहाल हो जाता है। यही उसके साथ भी हुआ है। वह चाहती है कि पिछली जिंदगी किसी तरह पीछा छोड़ दे तो बाकी दिन वह चैन से रह ले, लेकिन वह चैन उसे कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े लिफाफों में बहुत सी दास्ताएं बंद हैं और अलमारी में लगी किताबों में बहुत सी ऐसी लाइनें बंद हैं जिन्होंने उसे गुमराह किया है। अब न किताबें पढ़ने को जी करता है और न उन लिफाफों को खोलने का मन होता है। मरीजों की सेवा करने के बाद भी तो राहत नहीं मिलती। उसे सबसे ज्यादा अगर किसी का ख्याल आता है तो विनय का, पर उसके ख्याल से भी कुछ नहीं होता। सब जगह से हारकर उसने विनय मोहन से ही कहा था और वह तैयार भी हो गया था। तब सुनीता ने एक राहत की सांस ली थी। कुछ दिनों में उमंगे फिर जैसे पनपने लगी थी और लगता था कि बीती हुई जिंदगी बीत गई। जो बीतने पर भी साथ चल रही थी वह छूट गई, पर विनय मोहन से जुड़ने के बाद वह फिर लौट आई थी। 3 साल भी साथ चल सकना मुमकिन नहीं हुआ था। भरेपन के बावजूद हर दिन एक ऐसा क्षण आता था जिसमें पछतावा होता था। खुश हो लेने पर भी कोई बात कचोटती थी और यही लगता था कि वह भी चलेगा नहीं। रात बाहों में सोने पर भी जैसे अनजाने ही करवटें बदल जाती हैं, वैसे ही रह रहकर सब कुछ छूट जाता था, सब बदल जाता था। यही लगता था कि साथ रहने और सहारे की ये जरूरत भर क्यों है। जिंदगी की ये जरूरत कोई मजबूरी क्यों नहीं बन जाती, एक बेबसी क्यों नहीं बन जाती। हर दिन उसी तरह और हर रात उसी तरह गुजरती है। आखिर विनय ने तलाक ले ली थी और अब सुनीता के पास कोई नहीं आता। वह किसी को बुलाती ही नहीं। नर्सिंग होम का कंपाउंडर कभी आता है तो नौकरानी से बात करता है और डॉक्टर साहब का संदेशा दे जाता है और चला जाता है। वह कभी कोई खूबसूरत सी बिल्ली ले आती है या कोई कुत्ता पाल लेती है, फिर उन्हें भगा देती है और कभी कभी कमरे में सब पर्दे खोलकर वह सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सारा माहौल बिखर जाए। एक दिन तो उसके मन में आया था कि धर्म ही बदल कर देखे, शायद तब कुछ बदले, लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं दिखाई पड़ता। ये सब का सब एक मजाक भर बनकर रह गया है। सुबह सुबह डबल रोटी वाला आता है तो सुनीता से ही बात करता है। नौकरानी चाहे जितना कहे पर वह सुनीता से बात के बगैर नहीं जाता। सुनीता भी उसका मन रख लेती है क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब सी निखरता है और वह लंगड़ा है। एक टांग से साइकिल चलाता हुआ वह आता है और बाहर वाले चबूतरे पर पैर रगड़ते हुए साइकिल रोकता है। पीछे बंधे बक्से के कारण उसकी साइकिल हमेशा डगमगाती रहती है और वह गिरता नहीं। आज सुबह भी डबल रोटी देने आया तो सुनीता को ही निकल कर लेनी पड़ी। नौकरानी चाय की पत्ती खरीदने गई थी। वह लंगड़ा डबल रोटी वाला मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनीता से बातें करता रहा। आखिर सुनीता ने ही बात तोड़ दी और वह सामने वाली चाय की गुमटी पर बिस्किट वगैरह लेने चला गया। नौकरानी आई तो उससे शिकायत की, बीबी जी ये लंगड़ा बड़ा ऐबी है। क्यों, क्या हुआ? सुनीता ने यूं ही पूछा ताकि उसे तसल्ली हो जाए। बढ़ावा पाकर नौकरानी बोली, मैं चाय की पत्ती के लिए गुमटी पर पहुंची तो वह लंगड़ा आपको लेकर मजाक कर रहा था। कह रहा था, क्या कह रहा था? सुनीता ने बड़ी सरलता से पूछा। अरे बड़ी बुरी बात कह रहा था। नौकरानी की आंखें चौड़ी हो गई थी और वह चाय वाला भी मजाक कर रहा था। वह लंगड़ा कह रहा था कि डॉक्टरनी पर तो अपना दिल आपके लिए ही कह रहा था। सुनकर सुनीता हंस पड़ी। नौकरानी रसोई में चली गई तो सुनीता ने शीशा सामने रखकर अपने को एक बार देखा, फिर बाल खोलते हुए सोचने लगी, एक लंगड़ा आदमी डबल रोटी और मजाक के सिवा और है ही क्या जिंदगी में।
कुछ देर बाद वह तैयार होकर नर्सिंग होम की तरफ चली गई। सुनीता के घर की तरह हजारों घर हैं और उसकी तरह हजारों लड़कियां, उतनी ही सुंदर, समझदार और बिल्कुल अकेली। हर लड़की को अपना हाल पता है, हर लड़की इस अकेलेपन से छुटकर भाग जाना चाहती है। चौथे मकान में रहने वाली सुनीता भी यही चाहती थी, और जो वह चाहती है वह पूरा होकर भी पूरा नहीं होता। और उस चौथे मकान यानी सुनीता के घर की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे आगे अभी कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची, इसलिए ये बात यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे यह लंगड़ी जिंदगी किसी को ना मिले और ये मजाक किसी को ना सहना पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है।